फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम यूपी टेट सी टेट। हिंदी का जो अगला चैप्टर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेस करना अपने आप को। तो अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को, अपनी जो फीलिंग होती है, जो इमोशन होता है, उनको अभिव्यक्ति कहते हैं। अपने द्वारा प्रकट किए गए व्यक्ति अपने हृदय के जो विचार होते हैं उनको भाषा और वाणी का रूप प्रदान करता है, वही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति को मानव शुद्ध, स्पष्ट तथा अलंकृत भाषा में रचना का स्वरूप प्रदान करता है। अलंकृत भाषा यानी व्याकरणीय रूप में जो भी शुद्ध, स्पष्ट, इन सब रूप अपने अभिव्यक्ति को यानी अपने विचारों को उन सब के माध्यम से प्रकट करता है। विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिखकर या प्रकाशित कर किया जा सकता है। यानी हम अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान बोलकर कर सकते हैं, लिखकर कर सकते हैं या प्रकाशित कर किया जा सकता है। मानव मस्तिष्क में विचारों का संग्रहण होता रहता है, जिन्हें वह बोलकर अथवा लिखकर नियोजित, परिष्कृत तथा नियंत्रित शब्दों में प्रकट करता है। इसे ही हम अभिव्यक्ति कहते हैं। बोलकर प्रकट किए गए मौखिक विचार मौखिक अभिव्यक्ति कहलाते हैं। जैसे आप एक दूसरे से बातें करके अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। और अगर हम लिखकर व्यक्त कर रहे हैं पत्र के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, तो ये क्या होता है? ये होता है लिखित अभिव्यक्ति। यानी लिखकर अपने जो अंदर के विचार है, जो भावनाएं हैं, उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा, यहाँ पे अभिव्यक्ति को प्रोफेसर रमन बिहारी लाल ने परिभाषित किया है। मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन यानी जो वर्ड जो होते हैं, ध्वनि संकेत साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? इसे हम मौलिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं, स्वतंत्र अभिव्यक्ति। स्वतंत्र से आप समझ रहे हैं कि फ्री होकर अभिव्यक्ति यानी कि एक्सप्रेस करना। तो किसी वस्तु, घटना, विचार या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक ढंग से सोचते हैं, यानी फ्री होकर सोचते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, जो विचार है उसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं अपनी कल्पना में, जिन्हें हम शब्दों और वाक्यों की सहायता से मौलिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। सॉरी, मौलिक नहीं, या मौखिक होना चाहिए, मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, वह स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी हमारे मन में जो विचार आ रहा है उसको हम अपने स्वतंत्र रूप से हमने उसको लिखकर या बोलकर प्रकट किया, वही है स्वतंत्र अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्ति की विधाएं या साधन। इसका मतलब है कि हम लिखित या मौखिक, मतलब ये जो अभिव्यक्ति है इसका कैसे हम विकास कर सकते हैं बच्चों में। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन है, अगर हमें मौखिक अभिव्यक्ति यानी जो बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो बच्चों में वो विकसित करना है, वो हम इन साधनों के माध्यम से कर सकते हैं। विचार विमर्श, यानी एक दूसरे से विचारे, किसी टॉपिक पे विचार विमर्श करके, बच्चों से वार्तालाप करके, वाद विवाद प्रतियोगिता स्कूल में करा दे, तो उन सब के माध्यम से बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। चर्चा परिचर्चा किसी विषय पर, कविता पाठ, भाषण, व्याख्यान, कहानी, बच्चों को कह दे कहानी सुनाने को, कथन इत्यादि आता है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन में। लिखित अभिव्यक्ति के साधन में मतलब जिससे बच्चा लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट कर सके, तो साल लेखन, पत्र लेखन, निबंध, आत्मकथा, कहानी लेखन। निबंध जैसे हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का निबंध लिखो, आत्मकथा, कहानी लेखन, कहानी लिखने को कह सकते हैं, नाटक लेखन के माध्यम से, कविता लेखन के माध्यम से, संस्मरण लेखन, विवरण, व्याख्या इत्यादि। इन सब के माध्यम से हम मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व। मौखिक अभिव्यक्ति हमने जाना कि अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना, मौखिक अभिव्यक्ति, तो उसका महत्व क्या है? पहला, मौखिक अभिव्यक्ति को उच्चारित मौखिक भाषा में ही किया जाता है, मतलब बोलकर। मौखिक अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, अपने विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करना, तथा दूसरा, दूसरों के विचार सुनकर उनके जो मनोभाव है, जो वो कहना चाहते हैं, उनको समझना और उनमें वांछित भावों को ग्रहण करना, जो समझाना चाहते हैं उनको समझकर ग्रहण करना, ये मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा प्रकार है। मौखिक अभिव्यक्ति से ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है, यानी बच्चों को जो हम बोलना सिखाते हैं उससे ही तो भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति में
अगर हिंदी सिखाना है, इंग्लिश सिखाना, ये सब आते हैं तो उससे ही भाषा की शिक्षा आरंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति को तुरंत और सरलता से समझा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो ज़्यादातर मौखिक अभिव्यक्ति में ही संपन्न होता है। दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से ही बच्चों के मनोभाव को समझा जा सकता है। बच्चे द्वारा जन्म के समय भूख प्यास की इच्छा रोकर मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में ही प्रकट होती है। यानी जो बच्चा जब जन्म के समय भूख प्यास लगता है तो जब वो रोता है तो वो उसके लिए, क्योंकि बोल तो पाता नहीं है उस वक्त, तो उसके जो विचार और भाव होते हैं उसी के माध्यम से प्रकट होते हैं, तो वो है उसके लिए मौखिक अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी जितना मौखिक अभिव्यक्ति उनमें विकसित होगा, जितना वो अपने विचारों को प्रकट कर पाएंगे, बोल पाएंगे, उतना उनमें शब्द भंडार की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य है? मौखिक अभिव्यक्ति हमने महत्व पढ़े, या हम कहते हैं उद्देश्य। लिखित अभिव्यक्ति के क्या उद्देश्य है? तो विद्यार्थी जब अपनी भाषा को लेखन द्वारा व्यक्त करता है तो उसके निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पहला, लिपि, शब्द, मुहावरों इन सबका चयन करना उसे आ जाता है। शब्द ज्ञान कोश में वृद्धि होती है विद्यार्थियों में विषय अनुकूल भाषा शैली, विचारों का ज्ञान, सुंदर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षरों में लिखने की निपुणता आ जाती है। अपने विचारों को सुंदर तरीके से स्पष्ट और सुडौल अक्षर में, यानी अक्षर सही से बनाकर उनमें लिखने में निपुणता आ जाती है। उनमें वर्तनी, वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों इन सबका ज्ञान हो जाता है। कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगेंगे, वाक्य रचना कैसी होगी, वर्तनी शुद्धता, यानी कि बच्चों में लेखन के प्रति उत्साह का संचार होता है। लिखित अभिव्यक्ति द्वारा विचारों का संरक्षण और संवर्धन होता है। संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं का आगामी पीढ़ी में हस्तांतरण, यानी जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो साहित्य लिख के जाते हैं या जो वो होता है, उसका जो है उन परंपराओं का आगामी पीढ़ी में हस्तांतरण, मतलब पुस्तक के माध्यम से ही जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, उन सब के बारे में हम जानते हैं। यानी हमें हमारे पास हस्तांतरण होता है जो पुस्तकें होती हैं, यानी लिखित अभिव्यक्ति ही थी वो। बौद्धिक तथा मानसिक विकास में सहायक है। लिखित अभिव्यक्ति बौद्धिक और मानसिक विकास में सहायक है। चिंतन और मनन करने में भी उपयोगी है लिखित अभिव्यक्ति। विश्व के ज्ञान विज्ञान से परिचय, साहित्य के कोश में वृद्धि और विभिन्न देशों तथा विभिन्न समाजों से संपर्क हो पाता है लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ। तो लिखित अभिव्यक्ति की शिक्षण विधियाँ मतलब किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं लिखित अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए। अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि, चित्र विधि, पढ़ो फिर लिखो विधि और रचनात्मक विधि। अनुकरण मतलब होता है नकल, यानी अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट अथवा कॉपी पर अक्षर लिखकर बच्चों से अनुकरण द्वारा उन अक्षरों को लिखने को कहते हैं। यानी हमने का अक्षर बना दिया, का अक्षर बच्चों को लिखने के लिए कहा जाएगा कि जैसे श्यामपट्ट पे का अक्षर बना है उसी तरह का अक्षर का देखकर आप भी बनाइए। मॉन्टेसरी पद्धति में प्लास्टिक या गत्ते या लकड़ी से निर्मित अक्षर होते हैं, उनको दिखाकर बच्चों को पढ़ने, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ने और लिखने का अभ्यास कराता है। चित्र विधि, चित्र यानी चित्र के माध्यम से चित्रों के नीचे लिखकर अक्षर दिखाकर बच्चों को लिखने का अभ्यास कराया जाता है। पढ़ो फिर लिखो विधि, यानी पढ़ो फिर लिखो विधि नाम से स्पष्ट होता है। इस विधि में पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है, फिर लिखने को कहा जाता है। पहले पढ़ने का अभ्यास, फिर लिखने का अभ्यास। बच्चों के समक्ष पूरा वाक्य लिखकर हम रख देते, जैसे राम बाजार गया, फिर एक एक शब्द को देखकर वह लिखता है, फिर वाक्य से मिलाकर देखता है और जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं उनको सुधारता है। रचनात्मक विधि, इस विधि में बच्चों के समक्ष अक्षरों को अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं, फिर उन्हें जोड़कर अक्षर बनाना सिखाया जाता है। जैसे का अक्षर है तो का डंडी अलग, जो गोल वाला वो होता है वो अलग, मतलब अलग अलग उसके पार्ट कर दिए, फिर उनको जोड़कर कि हाँ देखो का अक्षर बना। तो ये है रचनात्मक विधि।